नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कोविड महामारी के बाद 4 जनवरी से बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खोले गए हैं और ऐसे में फिर से एक बार जो है रौनक लौट रही है। हालांकि अभी छात्र जो हैं पूरी संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। हम अभी हैं बिहार के सबसे मशहूर कोचिंग प्लेटफॉर्म कोचिंग में और दोनों डायरेक्टर जो हैं नवीन सर और संजय सर, दोनों लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे आगे की तैयारियों को लेकर, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें कोविड के समय में और कैसे फिर से जो जीवन है, कोचिंग जो है, पढ़ाई, वो पटरी पे आएगी, इससे संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संजय सर से। सर, कोविड का काल रहा, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा और अभी क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं? अभी सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप हमें बच्चों से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। कोविड जो महामारी है, इसमें इतना समस्या का सामना करना पड़ा। प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर हमेशा पहले तो कोविड से पहले ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट से जुड़ा रहा। एनटीपीसी एग्ज़ाम से लेकर के जितने भी तरह का कंपटीशन है, सबका तैयारी हम ऑनलाइन के माध्यम से कराते रहे हैं। उस दौरान भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। टीचर को आने जाने या स्टाफ मैनेजमेंट काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम लोग गवर्नमेंट के सामने इतना प्रस्ताव रखा, इतना मेहनत किया, जिससे ऑफलाइन क्लासेज, कोचिंग या स्कूल सबको खोलने का जो मौका मिला है। तो सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इतने दिनों से घर में सब के सब अपने आप को एकदम बोरियत फील अब होने लगा था, तो उससे निकल के आप आइए। और अभी जो सरकार का दिशा निर्देश आया है, उसके हिसाब से जितना भी व्यवस्था है, मास्क का, सैनिटाइजर का या छिड़काव करने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सभी के हिसाब से हम लोग ने अभी पिछले 1 महीना से हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे। क्लास को सफाई सुथरा करवाना या सारा जितना भी मैनेजमेंट का जो काम है, सारा व्यवस्था हम लोग पूर्ण रूपेण सरकार के गवर्नमेंट के हिसाब से कर चुके हैं। और इस दौरान काफ़ी समस्या का भी सामना करना पड़ा है। क्लासरूम में इतना समस्या आ गया था, सारा बेंच डेस्क सर के एकदम जैसे बहुत ख़राब हो गया है। तो सारे चीज़ को कि हमारा जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे, उसको किसी तरह का परेशानी ना हो और हम लोग सब कुछ सुरक्षित और स्वस्थ रह के क्लास करवा सके, उस चीज़ का सारा व्यवस्था किया है हमने। तो बता दें आपको कि प्लेटफॉर्म जो है वो कोचिंग, खासकर एसएससी और रेलवे, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में, हज़ारों संख्या में छात्र जो हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास करते हैं। बात करते हैं एनटीपीसी की। रेलवे की परीक्षा है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसका नाम है, और 1.25 करोड़ इतना ज़्यादा स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और सीट है मात्र 35,000 के आसपास। नवीन सर से बात करेंगे कि कैसे टैकल करें इस इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जहां करोड़ों में है स्टूडेंट, प्रतिभागी जो है करोड़ों में है और सीटें जो है मात्र कुछ हजारों में है। सर, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? सबसे पहले तो न्यूज़ पीआर चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद। और जहां तक एनटीपीसी एग्ज़ाम का सवाल है, तो पिछले बार 2015-16 में इसकी वैकेंसी आई थी। उस समय लगभग 90 लाख एप्लीकेंट थे ओवरऑल, और इस बार के वैकेंसी में 1 करोड़ 25 लाख प्लस बच्चे हैं। सीट जैसा कि आप बताए 35,000 प्लस सीट है, तो स्वाभाविक है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन हम तो स्टूडेंट से लगातार यही आगाह करना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि इससे घबराना नहीं है कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है। हमको 1 सीट से मतलब है और 1 सीट पर रिजल्ट ले करके चलेंगे। दिमाग में इस तरीके के बात को बैठा करके चलना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और जहां तक एग्ज़ाम में रिजल्ट का सवाल है, या एग्ज़ाम जो अभी वर्तमान में 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, मार्च लास्ट तक रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चलेगा और इसको कई भाग में बांट दिया गया है। 15 दिन 17 दिन के अंतराल का एक फेज बनाया गया है, जिसमें 15 से 17 लाख 18 लाख बच्चे एक फेज में रखा गया है। गवर्नमेंट को इससे सुविधा होगी, इस चीज़ को ध्यान रखा गया है कोविड के कारण। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी यूट्यूब पर जैसे ही डेली एग्ज़ाम होता है, उसका क्वेश्चन बच्चों के माध्यम से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आ जाती है। तो सबसे पहले तो उसको ध्यान रखना है कि जीएस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैथ में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और रेलवे का सबसे बड़ा बात यही है कि
टाइप वो लगातार रिपीट करता है। आज जैसा एग्जाम हुआ है, मैक्सिमम संभावना रहेगी कि कल भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। इसलिए जनरली इसमें देखा गया है कि जिन बच्चों का एग्जाम थोड़ा सा बाद में होता है या लास्ट में जिन बच्चों का एग्जाम पकड़ाएगा, तो समझिए कम से कम 5 से 10 मार्क्स का फर्क वो कर लेगा अगर थोड़ा सा एक्टिव है तो। और यहाँ तो 1 मार्क्स का जब अंतर पड़ता है तो 5 से 10 हज़ार बच्चे रैंक में उथल पुथल हो जाते हैं। ये तो 1 मार्क्स या 5 मार्क्स या 10 मार्क्स तो बहुत मायने रखेंगे। और हम ये चीज़ याद दिलाना चाहेंगे कि सब जहाँ तक अभी सब्जेक्ट में उथल पुथल की बातें हैं या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किन सब्जेक्ट पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, तो बच्चों को ये पता है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाना है या पूछा जा रहा है, उसमें 60 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ मैथ और रीजनिंग मिला करके है। और सब दिन से हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों का ये दोनों स्ट्रॉन्ग पेपर रहा है और ये स्कोरर पेपर भी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं और यही चीज़ करना भी है। मैथ में हम देख रहे हैं कि पिछला जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था लगभग उसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, जबकि उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे जेई का एग्ज़ाम हुआ, उस तरह का पैटर्न ना फॉलो करके एनटीपीसी का एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके उसी तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कुछ थोड़ा सा बदला हुआ है, रोमन संख्या उससे एक क्वेश्चन डाला जा रहा है। बाकी पहले भी हम लगातार वीडियो जब भी बनाए हैं यूट्यूब चैनल पर दिए हैं तो उसमें हमेशा से कहते आए थे कि 30 से 40% क्वेश्चन एडवांस मैथ से रह सकता है, 50 to 60% क्वेश्चन अर्थमेटिक से रह सकता है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। तो हम यही मैथ के बारे में कहना चाहेंगे कि जैसा डेली पूछ रहा है आप यूट्यूब के माध्यम से देखिए और उस तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और रीजनिंग में भी यही चीज़ लागू होगा। और मैथ रीजनिंग मिला करके अगर 60 में से आप 50+ मार्क्स ले आते हैं तो ओवरऑल जीएस में थोड़ा सा भी आपका प्लस होगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और जहाँ तक जीएस का सवाल है उसमें हम देख रहे हैं कि साइंस का परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, 4, 5, 6 क्वेश्चन मैक्सिमम साइंस से पूछा जा रहा है, लेकिन स्टैटिक जीके 8 सेक्शन करंट अफेयर्स इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक रिवीजन करें, लेकिन अंतिम रूप से आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स ला करके आप CBT 1 पास करें तो इसका बेहतर फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि इस बार क्या किया है, ओवरऑल 13 तरह का पोस्ट इसमें दिया हुआ है और इसमें क्वालिफाई जो बच्चे करेंगे पोस्ट बाय पोस्ट क्वालिफाई करेंगे। इसलिए जो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे वो सारे पोस्ट में क्वालिफाई करेंगे और जिनका मेरिट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा वो सेलेक्टिव पोस्ट में क्वालिफाई करेंगे और इसी के आधार पर CBT 2 में उनको लाभ मिलना है। इसलिए कोशिश करना है कि 65 से जितना ऊपर मार्क्स लाएंगे, 70 से जितना ऊपर मार्क्स लाएंगे, उतना ही कन्फर्मेशन अच्छे पोस्ट मिलने की या ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट मिलने की बनी रहेगी। और 70 से जितना भी कम मार्क्स आएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा परेशानी पैदा करेगा। इसलिए मैक्सिमम स्कोर करें। सर, एक प्रश्न है कि जो छात्र एग्जाम दे दिए हैं उसके बाद उनका कहना है कि सेकेंड फेज चलने वाला है, फिर से साइको ये सब भी कुछ होता है, इसमें से ASM ये सब की परीक्षा होती है, तो वो आगे क्या करें? जो लोग एग्जाम दे दिए हैं उनके लिए आगे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? साइको के बारे में तो संजय सर बताएंगे, लेकिन हम इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहेंगे कि जैसे CBT 1 और CBT 2 में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन है। अभी 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ रीजनिंग का वेटेज वहाँ भी बढ़ा हुआ रहेगा। अभी मैथ रीजनिंग मिला 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ 35 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन CBT 2 में पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन में बाकी अन्य सेक्शन रहेगा। तो जो अभी तैयारी आप कर रहे हैं इसका 100% लाभ CBT 2 में भी मिलेगा, लेकिन आपको एक्टिव होकर के जैसे ही CBT 1 देते हैं एक आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा रिजल्ट इसमें होगा कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 35,000 पोस्ट है, 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी करीब 7 लाख रिजल्ट दिया जाएगा। 7 लाख रिजल्ट कम नहीं होता है, अच्छा खासा रिजल्ट होता है। इसलिए जो भी बच्चे का स्कोर थोड़ा सा भी प्लस करेंगे तो उनका रिजल्ट श्योर है कि CBT 1 में आ जाएगा और CBT 2 के लिए वो अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरिट आपका CBT 2 के आधार पर ही बनना है। इसके बाद इसमें बहुत सारा पोस्ट साइको वाला है, साइको वाला इसमें 2 पोस्ट है, एक स्टेशन मास्टर का पोस्ट है और दूसरा इसमें पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट का। इस दोनों पोस्ट में साइको होना है और बाकी बहुत सारा इसमें ऐसा पोस्ट है टाइपिंग वाला पोस्ट है। टाइपिंग के मामले में हम बोलेंगे, संजय सर साइको के बारे में बताएंगे। टाइपिंग के मामले में हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि टाइपिंग आप चाहिएगा कि हम 15 दिन में टाइपिंग को मेंटेन कर लें, पहले से नहीं किया हुआ ये चीज़ नहीं होगा। इसलिए जैसे ही CBT 1 देते हैं तुरंत आप आधा घंटा या 1 घंटा हिंदी अथवा इंग्लिश
कोई भी एक टाइपिंग आप पकड़ लेंगे और रिजल्ट तक लगातार आप टाइपिंग करते रहेंगे, तब आपका जो एररलेस स्पीड होना चाहिए वो मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो आगे चलकर आपके साथ परेशानी हो सकती है। साइको के बारे में सर बात करेंगे। सर, साइको जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि एएसएम और टीए के लिए जो है साइको काफ़ी ज़रूरी है, और साइको जो है सर मिलता जुलता है रीजनिंग से भी। और रीजनिंग जो है 30 नंबर क्वेश्चन, अगर रीजनिंग मैथ पर आप कर लेते हैं तो कम से कम इतना है कि आप फेज बाई फेज आगे बढ़ते जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंस और क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें, ये जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। अभी पीटी ही हो रहा है, तो पीटी में स्टूडेंट को चाहिए कि स्कोर भी करना है मैक्सिमम और गलत भी नहीं हो, ठीक है। तो गलती को कंट्रोल कर लिया तो उसका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। तो संभाल के एग्ज़ाम दे। साइको में भी वही चीज़ लागू होता है। साइको में मिनिमम 40% क्वालिफाई रहता है, उतना मार्क्स लाना ही लाना है सबको, ठीक। हर सेक्शन में 40% क्वालिफाई रहता है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 40% आप ले आए तो आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है। साइको से रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जिसका पीटी में और मेंस में, पीटी इसमें तो काउंट होता नहीं है, मेंस में जिसका मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट 70 नंबर लेके आ गया और कोई 60 नंबर लेके आया हुआ है और साइको में 40% ही मार्क अगर लेके आता है तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको उस गैप को नहीं पाट सकता है। क्योंकि जो 70 नंबर लाया है, ऐसा नहीं है कि वो 10 नंबर 5 नंबर लेके आएगा साइको में। तो मेंस में मैक्सिमम नंबर लेके आना है। और साइको में क्वालिफाई 40%, अगर 35-40 क्वेश्चन पूछा तो उसका 40% 16 क्वेश्चन हुआ, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि एकदम सही बनावे, गलत नहीं है। उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई बच्चा 2-3 गलत कर दिया तो गलत तो होता ही है, चाहे कोई भी अटेम्प्ट लेगा तो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप 16 में 2 गलत कर दिए और हम 16 में 1 भी गलत नहीं किए या बराबर नंबर 1 गलत कर दिए, तो जो कम गलत करता है उसका ऊपर परसेंटेज बढ़ जाती है संभावना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साइको से बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे अंतर नहीं पड़ता है। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो ऑफलाइन एग्जाम दिया हूं, अभी आपके कोचिंग में देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में टेस्ट चल रहा था, वो भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है कंप्यूटर पे। क्या सर, क्या आपको लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत ज़्यादा छात्र आते हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस एग्ज़ाम में, या फिर बहुत आसान है पहले की तुलना में? अब पहले वाली बात नहीं रही, अब उतना समस्या नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के या ग्रामीण परिवेश के भी स्टूडेंट हैं, तो अब इतना तो ज़रूर एक्टिव हैं, अलर्ट हैं कि बहुत ज़्यादा अब इसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अब इतना सारा क्लासेस हो गया और टेस्ट भी जैसे प्लेटफॉर्म का भी और अन्य टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो जिन बच्चों के पास सिस्टम नहीं भी है, तो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल लगभग बच्चों के पास है, ग्रामीण परिवेश में भी है, तो वो अब सुविधा मिल गया है कि आप मोबाइल पर भी प्रैक्टिस आप कर पाते हैं। और पहले से अगर मोबाइल पर भी प्रैक्टिस किया हुआ है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्ट ही फील करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है। तो ये थे हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के दोनों निदेशक और टीचर भी हैं ये लोग, और इन्होंने सारी बातें बताई जो कि छात्रों को पर तैयारी के शुरुआत दिन से लेकर परीक्षा के बाद तक ध्यान में रखना है। तो ज़रूर इसे फॉलो करें और जुड़े रहें, और इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो मेरे ख्याल से भारत की सबसे प्रतियोगी परीक्षा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है। तो आप इसमें सफल हों। और सर ने बताया कि 7 लाख जो है वो दूसरे फेज के लिए चयन होने वाला है, तो आप आशा न छोड़े, परफॉर्मेंस अपना आप सुधार सकते हैं। सर के बताए गए टिप्स पर ध्यान दें, उसको फॉलो करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, आप दोनों आदमी को जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।